शीत युद्ध का वो सबसे खतरनाक दिन, जब दुनिया परमाणु युद्ध के बिल्कुल कगार पर आ खड़ी हुई थी। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए, हमारा फोकस बड़ी बड़ी रणनीतियों पर नहीं होगा, बल्कि उन लम्हों पर होगा जब नेताओं के हाथ से हालात फिसल रहे थे। तो इस पूरे विश्लेषण के लिए हम माइकल डॉब्स की इस किताब 1 मिनट टू मिडनाइट का सहारा लेंगे। ये हमें ये समझने में मदद करेगी कि जब चीजें बेकाबू होने लगती हैं तो असल में होता क्या है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दिन पर। तारीख थी 27 अक्टूबर 1962। इतिहास इसे ब्लैक सैटरडे के नाम से जानता है। और जानते हैं, ये वो दिन था जब क़यामत की घड़ी यानी डूम्सडे क्लॉक आधी रात से सिर्फ 1 मिनट दूर थी। हम इस पूरे संकट को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले बात करेंगे इसके मुख्य किरदारों की, और फिर उन खास घटनाओं की जिन्होंने दुनिया को लगभग एक परमाणु युद्ध में झोंक ही दिया था। देखिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। क्यूबा से लेके आर्कटिक तक उस एक ही दिन में इतने सारे टकराव के पॉइंट बन गए थे कि कोई भी एक चिंगारी पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में झोंक सकती थी। तनाव अपने चरम पर था, बिल्कुल। अब बात करते हैं उन दो लोगों की जो इस संकट के बिल्कुल केंद्र में थे, जॉन एफ कैनेडी और निकिता ख्रुश्चेव। असल में उनके व्यक्तित्व ने ही उनकी शुरुआती, कह सकते हैं, आक्रामक प्रतिक्रियाओं को शेप दिया था। ये दोनों नेता एक दूसरे से कितने अलग थे, है ना? एक तरफ थे कैनेडी, एक करोड़पति के बेटे, जो हर चीज को बहुत सोच समझकर एनालाइज करके फैसला लेते थे। और दूसरी तरफ थे ख्रुश्चोव, एक किसान के बेटे, जिनका मिजाज, कह सकते हैं, काफी विस्फोटक था। और उनकी पहली सोच भी बिल्कुल उनके मिजाज जैसी ही थी। कैनेडी सोच रहे थे हवाई हमले की, तो ख्रुश्चेव सीधे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल पर विचार कर रहे थे। तो ये सिर्फ दो देशों या दो विचारधाराओं का टकराव नहीं था, ये दो बिल्कुल अलग तरह के व्यक्तित्वों का भी टकराव था। लेकिन देखिए, असली खतरा इन दो नेताओं की सीधी टक्कर से नहीं था। खतरा था उन घटनाओं से जो उनके काबू से बाहर होती जा रही थीं। और कैनेडी की ये जो बात है ना, हमेशा कोई ना कोई कमीना होता है जिसे बात समझ नहीं आती। ये उनकी हताशा को दिखाती है। ये संकट की असलियत है, नियंत्रण खोने का डर। तो अब देखते हैं आसमान में हुई उन दो घटनाओं को जो लगभग एक ही समय पर हुईं और जिन्होंने मॉस्को या वॉशिंगटन से किसी सीधे आदेश के बिना ही तनाव को एक खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया था। पहली घटना हुई मेजर रुडोल्फ एंडरसन के U-2 जासूसी विमान के साथ। हुआ ये कि एक सोवियत सैम मिसाइल यूनिट ने ख्रुश्चेव से पूछे बिना किसी इजाजत के इसे मार गिराया। ये एक ऐसा कदम था जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पूर्वी क्यूबा के ऊपर हुई ये घटना, वॉशिंगटन में इसे तुरंत एक सीधी कार्रवाई, एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा गया। कैनेडी के सलाहकारों को लगा कि ये मॉस्को के सीधे आदेश पर हुआ एक जानबूझकर किया गया हमला है। ये जो कहा गया उन्होंने पहली गोली चला दी है, ये साफ साफ दिखाता है कि कैनेडी पर जवाबी कार्रवाई करने का कितना ज्यादा दबाव था। हर कोई यही मानकर चल रहा था कि ये सोवियत संघ की तरफ से जानबूझकर की गई एक उकसावे वाली कार्रवाई है, जबकि असलियत कुछ और ही थी। अब हम आते हैं दूसरी और शायद उससे भी ज्यादा अजीब घटना पर। ये एक ऐसा वाकया था जिसे बहुत आसानी से पहले परमाणु हमले की तैयारी समझा जा सकता था। एक ऐसा इत्तेफाक जिसके नतीजे बहुत ही भयावह हो सकते थे। अब देखिए ये कैसे हुआ। ऑरोरा बोरेलिस, मतलब नॉर्दर्न लाइट्स की वजह से कैप्टन चार्ल्स मार्ल्सबी के प्लेन का नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ा गया और वो रास्ता भटककर सोवियत एयर स्पेस में बहुत अंदर तक चले गए। आप सोचिए, सोवियत संघ के बारे में, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गई। उन्होंने अपने लड़ाकू विमान भेजे ये देखने के लिए कि कहीं ये कोई न्यूक्लियर बॉम्बर तो नहीं है जो हमले से ठीक पहले जासूसी कर रहा हो। इस घटना के नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते थे। खुद ख्रुश्चेव में बाद में कैनेडी को भेजे एक मैसेज में इस बात पर जोर दिया था। सोचिए, एक छोटी सी नेविगेशन की चूक पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। ये नियंत्रण खोने का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। चलिए अब आसमान से उतरकर अटलांटिक की गहराइयों में चलते हैं, जहां वॉशिंगटन और मॉस्को में बैठे नेताओं की नजरों से कोसों दूर एक और संकट धीरे धीरे पनप रहा था। अब जरा उस सोवियत पनडुब्बी के कमांडर की हालत सोचिए। उन पे जबरदस्त दबाव था। अमेरिकी जहाज ऊपर से डेप्थ चार्ज करा रहे थे और उन्हें ये नहीं पता था कि ये असली नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस वाले हैं। उनका मॉस्को से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। उन्हें लगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उनके पास परमाणु टॉर्पीडो लॉन्च करने का अधिकार था। बस एक गलत फैसला और सब कुछ खत्म।
इन सब डरावनी और बेकाबू होती घटनाओं के बावजूद केनेडी और क्रुश्चेव दोनों ही पर्दे के पीछे एक समाधान निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो दोनों ये समझ चुके थे कि हालात अब नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं और एक अनजाने युद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है। और ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि आखिर में तर्क और कूटनीति की ही जीत हुई। दोनों नेताओं ने मिलकर तनाव कम करने का एक रास्ता खोज निकाला, जिसने दुनिया को विनाश के उस मुहाने से वापस खींच लिया। तो इस संकट के बारे में जो एक कहानी बहुत मशहूर है, आईबॉल टू आईबॉल वाली, कि दो नेता आमने सामने थे और एक पीछे हट गया, वो दरअसल एक मिथक है। वो कभी हुआ ही नहीं। असलियत कहीं ज्यादा डरावनी थी। असलियत थी वो सन ऑफ अ बिच वाला मोमेंट। वो पल जब नेताओं को यह एहसास हुआ कि उन्होंने जिस युद्ध की मशीन को चालू किया है, अब वो उसी पर अपना कंट्रोल खो रहे हैं। इस संकट की असली कहानी टकराव की नहीं, बल्कि अराजकता की है। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार है। इस संकट में नेतृत्व का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण सामने आया, वो बहादुरी या टकराव नहीं था, बल्कि वो समझदारी थी, जो आपसी विनाश का सामना करते हुए समझौता करने से आती है। और हम इसी गंभीर सोच के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक नियंत्रण और एक ऐतिहासिक दुर्घटना के बीच की लकीर कितनी पतली होती है। इतिहास अक्सर उन पलों में बनता है जब नियंत्रण हाथ से फिसल जाता है और खुशकिस्मती से कभी-कभी वापस पा लिया जाता है।